अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल आज कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लगा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लगा सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तैमूर इस शहर के लोग मोहब्बत करना भूल गए हैं? ये कहते हुए उसके नीले समुद्र जैसी गहरी आंखों में खौफ बाद पानी की कश्ती की तरह डोलने लगा था। तैमूर ने ग्लास वाला तैमूर ने ग्लास वॉल पर फिसलते बारिश के कतरों से नजरें हटाकर उसकी आंखों में झांका। हालांकि वो उस लम्हे ऐसा करना नहीं चाहता था। उस लड़की की आंखों में डोलता खौफ तैमूर को हमेशा इज़्तिराब में मुब्तला कर देता था। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके लहजे सपाट साथ नीले समुद्रों पर हैरत बारिश की तरह बरस रही थी। अब रिश्तों में मजबूती, मोहब्बत में वफा और दोस्ती में खलूस नहीं रहा तैमूर। ये सिर्फ तुम्हारी अपनी सोच के साथ सावी हैं, गलत नहीं है। वो तलक सी हो गई। क्या तुमने देखा नहीं, फूलों में वो ताजगी ही नहीं रही। पत्तों में रंग सबज जर्द हो रहने लगा है। परिंदे चहचहाना भूल के आसमान का रंग अब नीला क्यों नहीं हो। ये ये इतना मिटियाला और सर्द क्यों नजर आता है। हवा के हाथ से खुशबू का दामन छूट गया है। जमीन पांच हो गई है। उसकी कोख से मिट्टी की महक जन्म नहीं लेती। तमूर के मोबाइल पर पैगाम आने लगा, जबकि वो अब भी कह रही थी, तितलियां हमें हमेशा हमारे शहर का रास्ता भूल गई हैं। तमूर, फूलों ने खिलना ही छोड़ दिया है। हर नई सुबह की आंख में कैसी अजीब सी बेजारी उकताहट है, जैसे वो इस जमीन पर उतरना ही ना चाहती हो। रात के ओढ़नी पर टिके सितारे कौन नोच ले गया है। चांद की रोशनी बहुत मध्यम हो गई है, कहीं चांद रात से रूठ ना जाए। तैमूर, जिस तरह मिट्टी से खुशबू और फूलों से तितलियां रूठ गई हैं। तैमूर ने पैगाम पढ़कर मोबाइल ऑफ किया और सामने बैठी लड़की को कदर उलझन अमीज अंदाज में देखा। वो बोलने पर आती तो यूं ही और पटांग बोला करती थी। शायद उसे खुद भी खबर ना थी कि वो क्या कह रही है, और खौफ उन आंखों में कुंडली मार के बैठा था। हकीकत पसंद बना हकीकत पसंद बनो अरीज उस्मान। तुम 21वीं सदी में सांस ले रहे हो। दुनिया तुम्हारी उंगलियों के पूरों में सिमट आई है, और तुम चांद, सितारों, फूलों और खुशबुओं के लिए परेशान हो रही हो। हकीकत यही तो हकीकत है तैमूर। अफंदी के अब रिश्ते मजबूरी और गर्ज के बिना पर निभाए जाते हैं। मोहब्बत बराए फ्रॉक्स का बोर्ड सजाए फिर रही है। हम सब क्या मोहब्बत जैसी बांटने वाली चीज़ खरीदी जा सकती है। हमारे कोलो फेल में इतना भयानक तजाद आ चुका है कि मैं सोच कर ही लड़ जाती हूँ। कहीं हमारे फेल हमारी सजा ना बन जाए। वो एकदम सहम सी गई। तैमूर हथेली पर दबाव डालकर खड़ा हो गया। उसकी और अरीज की आइसक्रीम पिघल कर पानी हो गई थी। हालांकि ये अरीज की ही जिद थी कि वो काफ़ी की जगह आइसक्रीम खाएगी, मगर हमेशा की तरह उसकी जहनी रूह भटक चुकी थी। अरीज ने सर उठाकर उसे देखा, मगर उसके तासरात नाकाबिले फ़हम थे। संजीदगी के अलावा वो भी था जो वो समझने से कासिर थी। वो खामोशी खड़ी रही, फिर मासरत ख्वाहाना लहजे में बोली, आई एम सॉरी तैमूर। तैमूर ने लब खींचकर उसे देखा। हर रोज़ पीछे से ज़रा पहले वो खुद से वादा करता था कि अब वो उससे दोबारा नहीं मिलेगा, मगर हर रोज़ ये अहद ऑफिस के फाइल में लपेटकर अपनी बेतहाशा मसरूफियत में कुछ लम्हे इस्तेमाकी तौर पर खिसकी हुई लड़की के बराबर बात करने आ जाता था। चने, तैमूर ने कदम बढ़ा दिए। वो ख़ास से के हम कदम थी। बरसती बारिश ने उसका इस्तकबाल किया। देखो अरीज उस्मान, आसमान अब भी बरस रहा है, बारिश बरसा रहा है। न जाने क्यों तैमूर के लबों से ये जुमला फिसल गया। अरीज ने हाथ फैलाकर बूंदों को अपनी गुलाबी हथेली समेटा था। फिर हथेली उसके सामने करके बोली तो उसकी आवाज़ में हल्की सी मायूसी और थी। देखो, अब बारिश का पानी भी शिफाफ नहीं होता। तैमूर ने पानी में भीगते गुलाबी रंग को देखा, फिर के ठंडे भीगे हाथ पर अपने हाथ रखकर उसके साथ की हुआ। तुम्हें दुनिया को उस नज़र से क्यों देखती हो अरीज? तुम तो कैसे देखो? उसके लहजे में थोड़ी सी बेबसी और थोड़ी सी मासूमियत थी। मेरी आंखों से देखो। अरीज ने नज़र उठाकर उसकी आंखों में झांकना। कुछ लम्हे यूं ही देखती रही। बरसती बारिश थी और खामोशी। उसकी गिरफ्त एक नाजुक भीगा सा लम्हा था। वो उसके सामने थी, बेखबरी में उसकी सियासत का उनवान बन गई थी। काश मैं ये लम्हा चुरा लूँ। एक शदीद ख्वाहिश उसके दिल में जागी, जैसे अरीज की आंखों में उमड़ आने वाली बदगुमानी ने उड़वा हला वो कह रही थी, जानते हो तैमूर, मुझे तुम्हारी आंखों में क्या नजर आता है? तैमूर का पूरा वजूद समात बन गया था। स्टॉक एक्सचेंज के तार चढ़ाओ, हिस्से शेयर्स, डॉलर की कीमत फंसती हुई चली गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों में नमी उतर आई। तैमूर के साथ तन गए, आंखों में डर दर आई। ढेर सारी नमी को आस्तीनों से साफ करते अरीज ने उसे देखा। यही मौजूआत हैं जिनके गिर्द तुम्हारी ज़िंदगी के शब और रोज़ घूमते हैं। तुम यही देखते हो और यही सोचते हो। तुम्हारा मतलब है मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों और लहजे में हल्की सी खुफकी और वार आई थी।
तुम्हारे मोबाइल की बीप और घड़ी पर दौड़ती निगाहें बताती हैं तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कोई एक खालिस लम्हा भी नहीं है। न जाने क्यों वो इतनी शफाक हो गई थी। खालिस लम्हा तैमूर की इस्तफामिया निगाहें उसके चेहरे पर गिर गई। जिस लम्हे तुम जिसके साथ हो वो तो पूरा उसी के साथ हो। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। उनके करीब पेड़ से टेक लगाकर बारिश के रुकने का इंतजार करते शख्स ने एकदम घूम कर उनकी तरफ देखा। अरीश बारिश की ओट में गुम हो गई। तैमूर अफंदी उसे रोक कर कहना चाहता था, हाँ, मैं ज़िंदगी में कभी किसी को कोई खालिस लम्हा नहीं ना दे सका, मगर वो एक लड़की है, अरीज उस्मान। मैं उससे जिस लम्हे मिलता मिलता हूँ, तो पूरा का पूरा उसी का होता हूँ। मगर वो जानता था उसका बदगुमान दिल कभी एतबार न करेगा, मगर ये कैसे मुमकिन है? बारिश में अपने कदम बढ़ाते हुए तैमूर अफंदी ने बेहद हैरत से सोचा था, जो इस शिद्दत से मोहब्बत का मतलाशी हो, मोहब्बत को पहचान न सके। क्या मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज है? मैंने पहली बार उसे बारिश की ओर से देखा था। वो कौन थी? कहाँ से आई थी? मुझे तो सावन का बादल लगी ज़मीन कोई कोख से जन्म लेती मिट्टी की खुशबू जैसी, बहुत ही नाखालिस चहलिए में बहुत ही खारिश लगी थी। मुझे लगा बारिश की ओर में मोहब्बत अनहोनी सी ख्वाहिश ओढ़े खड़ी थी। जिस लम्हे तुम जिसके साथ हो के पूरे उसके साथ रहो। मैं पूरे का पूरा उसकी समझ घूम गया। शायद ये ख्वाहिश उसकी आंखों में पड़ना चाहता था, मगर बारिश मेरे और उसके दरमियान चादर की तरह तन गई। बस जिंदगी में पहली बार मुझे बरसता सावन इतना बुरा लगा। न जाने कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। सावन के बादल अपने निशान तो नहीं छोड़ते, मगर मैंने पलट कर उसे खूबरू शख्स को देखा। मेरे अंदर नागवारी की लहर सी थी उठी। मेरा दिल चाहा अपने हाथ को घूरते आंखों में बेतहाशा तहीर लिए खड़े उस शख्स से पूछूं, इतनी खालिश लड़की के पास तनहा क्यों नहीं आए तनहा क्यों नहीं आया, किसी किसी साथ ले आए थे कि वो यूं खफा को चलेगी? और क्या वो ऐसी थी कि तुम उसकी खुद की मोल ले सको? मगर वो शख्स वहां से चला गया। शायद उसे खुद भी तनहा ना आने पर अफसोस था। वो चला गया, मगर मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ। जब भी सावन के बादल पुछप से झूम कर उठते हैं, मेरे कदम बेख्तियार उसी रेस्टोरेंट के सामने जा रखते हैं। मगर उस दिन के बाद वो कभी नहीं आई। मगर मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ, न जाने क्यों। नीम तारीक कमरे में एसी की कूलिंग थी। शीशे की खिड़कियों और दरवाज़ों पर दबेस पड़ते पड़े थे। अपने जहन को तंदो खलतल सोचों की नकीली पंचों से छिड़ाने की सही करते हुए उसने करवट बदली, तो निगाहें क्रिस्टल की डांसिंग गर्ल पर जा ठहरी। चंद लम्हे चुपके से यूं ही खिसक गए। तब उसने हाथ बढ़ाकर बटन दबा दिया। मधम म्यूजियम गोंजा नीलको रोशनी में मैंने बढ़कर गुड़िया को अपने हसार में लिया। वो दोनों बाजू आसमान की समत उठाए एक दायरे में घूमने लगी। उसे अपना आप भी क्रिस्टल की गुड़िया ही लगा। कितने बरस गुजर गए उससे एक ही डायरी में चकराते हुए। कभी ऐसा भी हो के ये जिंदगी वक़्त के सौदियों से बाहर निकल कर मुस्कुराए। कभी तो दिल के लबों पर वो हंसी फूटे जब हार की अव्वलीन खुशबू भरी सातों से बोझल हो। बज़ाहिर बोझल, दर हकीकत बेहद हल्की फुल्की और मातरका खुशबू बोझ नहीं होती, वही अनहोनी सी ख्वाहिश। और जब भी उसे गुमान होता कि उसके एहसासात और उसके अंदर फूटती मोहब्बत खालिस मोहब्बत की ख्वाहिश क्रिस्टल की गुड़िया की तरह जामिद, पथरीली और ठंडी हो गई है, ऐसी ही कोई ख्वाहिश, अनहोनी सी ख्वाहिश उसके अंदर सर उठाने लगती है। फिर वो लाख चाहती है कि उस अनहोनी ख्वाहिश को लपेट कर वार्डरोब के सबसे आखिरी खाने में रख कर भूल जाए, मगर इसके अंदर तलब जागती तो फिर फैलती चली जाती। और सब कितनी हैरत हैरत के साथ पूछा करते थे, अरे जिस्मान किस दुनिया की बासी हो? और बहुत दूर तितलियों के देश में वायलिन की धुन धुन फैलने लगती। वायलिन जिसके सर हमेशा मोहब्बत में ढलकर रोते थे, और अरीज उस्मान ने ये दुख कई मर्तबा सुनी थी। कहाँ शायद ख्वाब में ये धुन हमेशा उसके अंदर गूंजती थी, मगर वो सब किसी से कह नहीं सकती थी। सब हंसते थे, मजाक उड़ाने लगते। देखो अरीज उस्मान पागल हो गई है, इसे ख्वाबों में एक अनजानी धुन सुनाई देती है। जब पहली बार उसे ये धुन सुनाई दी थी, तो जिम के हाँ ड्राई फ्रूट में से काजू चुनते हुए वो बेख्तियार जिक्र कर बैठी थी। जिम ने अपना वायलिन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, क्या तुम वो धुन बजा सकती हो? हाँ, जब संजीदा था, मगर बाकी सब हंस दिए थे। उसका चेहरा खूब सुर हो गया, और वो जानते थे अरे इस वायलिन बजाना नहीं जानती। बात तो कुछ भी ना थी, मगर मजाक उड़ाना उनकी आदत थी। जहाँ जिम के ख्वाब डेमी मोर और बेला के नाम क्रूज से आगे ना जाते थे, वहाँ अरीज उस्मान को ख्वाब में अनजानी धुन सुनाई देती थी। उनके लिए तो बाज हैरत भी था, और 6 बरस गुजरने के बाद वो उनको ये नहीं बता सकती थी कि उसके ख्वाब आज भी उस धुन के इसरार में गिरफ्तार है।
वो ये बात तैमूर अफंदी को भी नहीं बता सकती थी। वो हंसता नहीं मगर अपनी आंखों में हल्का सा तबस्सुम लिए वो उसकी तरफ झुक कर जब कहता, बी प्रैक्टिकल रिजुस्मान, तो उसे यही लगता है कि उसका तमस्कराना उड़ाया जा रहा है। न जाने वो इतनी नाजुक मिजाज क्यों थी और बहुत बेएतबार भी। शायद उसका मुख्तलिफ होना उसे सबसे दूर ले गया था। जब बचपन में सब फ्रेंड्स वीडियो गेम्स या अटारी के दीवाने थे, वो आया की नज़र बचाकर चुपके से बड़ी दोपहर में लॉन में निकल आती। उसे इस बर्फ रंग तितली का इंतजार रहता जो बर्फ की झील से रास्ता भूलकर सुर्ख गुलाबों की गंज में निकल आई थी, और अरीज उस्मान की रन्नी हथेलियों हथेलियों पर उसके पैरों को छूने की ख्वाहिश की जगह महज इंतजार बांध कर लौट गई। और वो हर रोज इसी ख्वाहिश और इंतजार को संभाले सुर्ख गुलाबों की गंज में आ बैठती थी, और जब तंग मिजाज गंज उसे ढूंढते हुए वहां तक आई और उसे सावों की तरह आलती पालती मारे फूलों को घूरते पाती, तो एकदम चीख उठती। ओह बेबी, आर यू मैड, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इतनी गर्मी और धूप, अगर मैं माँ मम्मा ने देख लिया, बल्कि हम इनसे तुम्हारी शिकायत करेंगे। प्लीज रोजी, मैं सफ़ेद तितली वो इल्तिजा करना चाहती थी मगर गौरस उसे बाजू से घसीट कर अंदर ले जाती। इम्पोर्टेड शैम्पू और साबुन से हिलाकर धुलाकर उसे खूबसूरत सफ़ेद फ्रॉक पहना देती। एक पल को उसे गौर से देखती, फिर उसका गुलाबी गाल छू कर कहती, तुम तो खुद सफ़ेद तितली हो बेबी, बट आई हैव नो विंग्स, लेकिन मेरे पास तो पर ही नहीं है। अरीज के अंदर अफसुर्दगी से उतर आती। दरवाज़ा एकदम खुला तो उसने यूं चौंक कर उधर देखा जैसे अपने यहाँ मौजूद होने पर हैरान हो रही हो। अरीज माई लव, उसने एक तवील सांस लेकर बटन ऑफ किया। गुड़िया एकदम साकत हुई तो उसे लगा पूरा कमरा खाली हो गया है। तुम अभी तक बिस्तर पर हो? मम्मा ने प्यार भरी खुफकी से उसे घूरा, और वो सोचने लगी मम्मा के लहजे में शेरनी का सबब क्या हो सकता है। शेरनी का सबब क्या हो सकता है? तबीयत तो ठीक है ना चाहे जानू? उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पेशानी को धीरे से छुआ। एक अजनबी सा लम्स उसको पेशानी पर महसूस हुआ। आई एम फाइन मम्मी। उसने पीछे हटकर बैठ के बेपुश से टेक लगाकर उन्हें देखा। ब्लैक साड़ी, डायमंड का सेट, फ्रेश मेकअप और जदीद हेयर स्टाइल में वो बहुत तरोताज़ा का और स्मार्ट लग रही थी। यू आर लुकिंग सो स्वीट मम्मा। वो बेख्तियार गोया हुई। थैंक यू डार्लिंग। वो नज़ाकत से मुस्कुराई। आज तो फंक्शन में आपके सिवा कोई नहीं होगा। आपके सिवा कोई नहीं होगा। उसने लाड से दोनों बाजू उनके गले में झमाल किए। मिसिस फिरोज तो जलकर राख हो जाएंगी। यू आर राइट डियर। मम्मी ने आहिस्ती से उसके बाजू गले से निकाले। अरीज शर्मिंदा हो गई। शायद वो हमेशा की तरह ओवर हो गई थी, लेकिन वो भी क्या करती। उसे आज तक मोहब्बतों में हदबंदी नहीं करना नहीं आई थी। वो तो जिससे मोहब्बत करती उसे बेहद साब चाहती थी। लेकिन तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। हम ऑलरेडी लेट हो चुकी हैं। मम्मी ने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। मुझे कहीं जाना था मम्मी। अरीस, आज तुम्हारे अंकल अब्बास की शादी है। मम्मी ने बेहद खुफकी से उसे देखा। ओह, वो यूं खूब चौंकी जैसे बिल्कुल भूल गई थी। हालांकि उसे अच्छी तरह याद था। रोजी ने उसे मम्मी के पार्लर जाने के बाद भी याद दहानी करवाई थी। सॉरी मम्मी, मैं भूल गई। उसका लहजा शर्मिंदगी से आ रहा था। अरीस मम्मी, आप तो अब तो खासी देर हो गई है। बिल्कुल देर नहीं हुई। तुम फ़ौरन उठो और तैयार हो जाओ। उन्होंने तहकमाना लहजे में कहा। मम्मी, आप रीना को ले जाए, मेरा मूड नहीं है। फ़रीना को ले जाए, मेरा मूड नहीं है। अरीज के लहजे में बेजारी सी दर आई। फ़रीना उम्र के साथ आ चुके हैं और मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। वहाँ सब तुम्हारा पूछेंगे। कोई नहीं पूछेगा मम्मी, वहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं होती। उसे लापरवाही से कहकर टीवी का रिमोट कंट्रोल उठा लिया। तुम खुद उन्हें नजरअंदाज करने लगी हो। न जाने किन ख्यालों में खोई रहती हो। हुलिया, देखा है अपना कितना अरसा हो गया तुमने पार्लर का चक्कर नहीं लगाया। तुम्हें तो ये कभी खबर नहीं कि तुम्हारे बालों का हशर हो चुका है। लोग मजाक उड़ाते होंगे तुम्हारा। अरीज मम्मी को एकदम गुस्सा आ गया था। मम्मी, गुस्सा मत करें। इसके स्किन पर स्लोटीन पड़ जाएगा, सिलवटें पड़ जाएंगी। वो बेहद आराम से गोया हुई। मम्मी के चेहरे से गुस्सा एकदम फौरन हो गया। फुर हो गया। अरीज मत हम समझ कराए। प्रॉमिस अगली बार चली जाऊंगी। फॉर नॉनसेंस। मम्मी खड़ी हो गई। मम्मी, शाइस्ता आंटी में क्या बुराई है? जो अब्बास अंकल ने दूसरी शादी कर ली। रीच ने बेइख्तियार सवाल किया। ये हमारा हेडिक नहीं है रीच। तुम्हें चलना है तो। सॉरी मम्मी, मैं वहाँ खुद को मिसफिट्स महसूस करूंगी। मम्मी कुछ लम्हे उसे गुस्से से घूरते रहे, फिर सर छटक कर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। रीच पेशानी मसलते हुए उठी। रूम रेफ्रिजरेटर से ऑरेंज जूस का पैक निकाल कर वो ग्लास विंडो के करीब आ गई। पर्दे खींच कर उसने धरती पर उतरती रात के इब्तदाई कदम गिने।
गिनते हुए अब्बास और शाइस्ता को सोचा। यही अंकल अब्बास थे जो एक डिनर पार्टी में शाइस्ता फिरोज को देखकर अपना आप भूल गए थे। 2 साल का धुआंधार इश्क उनकी शादी पर जाकर रुका और आज वही अंकल अब्बास कहते थे, उन्हें लाइबा फहीम की स्याह आंखों ने लूट लिया। क्या मोहब्बत दोबारा हो सकती है? उसके सवाल से कबर उसे इस सवाल का जवाब ढूंढना था, क्या मोहब्बत मर सकती है? 3 साल के अरसे में अपना वजूद खो देने वाले जज्बे को मोहब्बत कहा जा सकता है? और न जाने क्यों सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और उस होलिये में अब्बास विला जा पहुंच गई। ओ हनी, तुम यहाँ कैसे? शाइस्ता के मुस्कारे अरे से बोझल पलकों के नीचे ब्राउन आंखों में तहीर सा लजागा। दूसरे पल वो तहीर तंज में बोल बदल गया। तुम्हें तो इस वक्त अपने अंकल की शादी का फंक्शन अटेंड करना चाहिए था। उसने लिपस्टिक के लिबास से हम रंग शेड चेक करना शुरू कर दिया। वो शिद्दत से खड़ी उस औरत को देखती रही जिससे अपने ज़हन को उमड़ आने वाले सवालों के जवाब लेने आई थी। सुर्ख स्लीवलेस मैक्सी में भरपूर मेकअप को वो अपना फाइनल टच दे रही थी। हम रंग लिपस्टिक से उसके गदास भरे भरे होंठ दिखने लगे। वो अब भी क़यामत थी। बालों से रोलर उतारते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने अकब में खड़ी साकत और सामत और गुमसुम सी लड़की को देखा। मैं अब भी समझ नहीं पाई हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरीस से चाहा वो अपने जहन में उभरते सवालों में से कोई एक सवाल उसके सामने रखे। कोई एक गिरा तो खुले, कोई एक उलझन तो सुलझ जाए, मगर उसके सारे सवाल परिंदों की तरह उड़ गए। बस खाली आसमान था और बाकी रह जाने वाले फड़फड़ाहट। वो बूढ़ा समझता है शाइस्ता उसके बगैर मर जाएगी। हूँ माय फिट। हज़ारों मर्द आज भी मेरे तलबगार हैं, मैं दिखा दूंगी उसे। वो हेयर ब्रश से बाल सवार के खड़ी हो गई। ज़रा सा लहरा उसने अपने क़यामत ढाते हुस्न को आईने में देखा और तफक्कुर से मुस्कुराई। क्यों डार्लिंग, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? आप तो मोहब्बत करती थी ना उनसे? वो बमुश्किल कह पाई। शाश्ता को नकरी कहकहा बेडरूम की खामोशी फिजा में बिखर गया। करती थी मेरी जान, मगर अब लगता है वो सिर्फ मेरी हमाकत थी। जल्दबाजी में किए जाने वाले फैसले ऐसे ही होते हैं। शख्स ने मुझे क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया, मैंने भी उसे टिश्यू पेपर की तरह। डस्टबिन में ना फेंकना तो मेरा नाम शाश्ता नहीं है। तड़क लहजे में कहते हुए उसने अपना छोटा सा पर्स उठाया, तभी मुलाजमान दस्तक देकर आई। बेगम साहिबा, जवाद साहब आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। आती हूँ। उसने पलटकर एक बार फिर तनकीदी निगाहों से अपना चाचा लिया, फिर अरीज की तरफ पलटी। सॉरी डियर, मुझे जाना होगा। मैं भी चलती हूँ। आइस्की से गोया हुई अरीज डियर। शाइस्ता ने आइस्की से उसका कंधा थपथपाया। हमारे तिबके का मैच मोहब्बत नहीं करता, वो मोहब्बत कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ ज़रूरत के रिश्ते हैं। तुम ये फैसला बहुत सोच समझ कर करना। लेकिन वो ज़रा सा मुस्कुराई। तैमूर अच्छा लड़का है और मुख्तलिफ भी। शाइस्ता ने उसका गाल थपथपाया और गुड बाय कहते हुए बाहर निकल गई। वो खामोशी से खड़ी सोचती रही, शाइस्ता ने तैमूर का जिक्र क्यों किया? सिसरोई से चलते हुए वो गाड़ी तक चली आई। लेकिन मैंने तैमूर के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। वो दरवाज़ा खोलते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई। तो क्या तैमूर? उसका ज़हन अजीब से सोचों कि माँ जगह बन गया था। बहुत देर तक तारीख सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद उसने उसका दिल घर जाने को ना चाहा तो वो जशमीत की तरफ आ गई। गेट चौकीदार ने खोला। जशमीत अपने छोटे से खूबसूरत लॉन में तन्हा बैठा था। उसका वायलिन बेहद खामोश सा घास पर पड़ा था। उसके गिर्द फैली शिया बताती थी वो सब कुछ लम्हे कबल यही थे। वो सब कुछ लम्हे कबल यही थे। हाय जिम। और अपने सामने रखी खाली गिलास को भरते हुए जमशेद ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराया। हाय अरीज, तुम तो दोस्तों को भूल ही गई हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहाँ गए सब लोग? हारून और जनून का कॉन्सर्ट है। ओह, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। उसने न जाने क्यों शिकवा किया। जमशेद ने सर उठाकर बेहद हैरत से उसे देखा। वो नसरें चुरा गई। जमशेद ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ लोग ही। बहुत देर के बाद जमशेद ने पूछा, नहीं तैमूर कैसा है? मुझे क्या मालूम। वो चढ़कर बोली, क्या हुआ? उसका मिजाज अजीब तो था, मगर आज बिल्कुल ही बदला हुआ था। मैं तैमूर की सेक्रेटरी नहीं हूँ, बगड़ कर बोली। ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जस्ट इजी यू जिम। जमशेद कुछ लम्हे उसे देखता रहा। वो तुम्हारी बहुत केयर करता है अरीज। सो व्हाट, तुम नहीं करते? जमशेद खामोशी से उसे देखता रहा। तुमने किसी से मोहब्बत की है अरीज? उसने एकदम पूछा और मोहब्बत का जो रूह वो भी देख कर आई थी। उसका दिल चाहा दिल खोल कर कहका लगाया, मगर वो बंद लबों से उसे देखती रही। शायद मोहब्बत की इतनी तौहीन गवारा ना थी। मुझे मोहब्बत हो गई है अरीज। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अरीज साकत रह गई, पलके भी ना झपक सकी। हालांकि वो पूछना चाहती थी। 6 माह कबल तुम्हें सुनहरी बालों वाली लीना से भी मोहब्बत हुई थी। मुझे अरबाब से मोहब्बत हो गई है। हरीज न जाने क्यों अरीज को लगता था ये वालन नवाज एक सच्चा आशिक ज़रूर होगा, मगर शायद वो सारे अंदाज से बांधती ही इसलिए थी कि वो गलत साबित हो। वो कब से लेमनेड के ग्लास हाथ में लिए वसीओ अरीज लॉन में बरसते छा जो छाछ
सावन को देख रही थी। स्याह कोलतार की सड़क पर बारिश आसादाना हवा की पायल बांधे महूर रक्स कर थी। यहाँ उसकी तन्हाई में महफिल होने वाली कोई न थी। उसे बारिश की बूंदों में उदासी चपकती सुनाई दी। तेज हवा नाराज होकर फूलों से उलझने और उनके प्यारहन बिखरने लगी। सावन में सरमा की झड़ी जैसी उदासी, तन्हाई और बेसारी नहीं थी। वो तो उम्मीद भरा इंतजार है, खुशी का दूसरा रंग। चलती बलती जमीन का करार, बेजार और थके तपतपे ज़हनों का सुकून। सावन की तेज बारिशों में कहीं दूर बसने वाले महबूब का इंतजार ना हो तो सावन बेकार है। उसकी तेज बौछार में किसी कुंवारी के गुलाबी बदन के रंग न घुले तो सावन बेकार। सिखियों की चकील हंसी आम और जामन पर पड़े झूले ना हों तो सावन फीका। पैरों की गीली शाखें ओढ़कर कोती कोयल किसी के मन में होक न जाए जगाए तो सावन उदास। उसने बाहर बरसती बेरंग फीकी और उदास बारिश को देखा। सावन में तो बांट लेने की होह है। शेयर करने की कैफियत। वो जमीन से उसकी तपिश बांट लेता है। मोहब्बत से महबूब का इंतजार। किसी की आंख जो उदास है तो वो उस आंख में नमी बनकर फैल जाएगी। कोई तरस रहा है तो खुलकर बरस जाएगा। अरीज का दिल चाहा वो बाहर निकल जाए, हंसे गाए शोर करे, उसकी उदासी सावन की सारी उदासी बांट ले। उसका दिल लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाने को चाह रहा था, मगर सारी ख्वाहिशें पूरी होने के लिए तो नहीं होती। मम्मा ने सख्ती से मना किया था, काश तुम कहीं और बरस जाते। उसे बारिश की नाकदरी का दुख सा हुआ। बचपन में जब सरमई बादल खुलकर बरसते तो बारिश में भीगने की हौक उसे लान की तरफ खींचने लगी। माली की बीवी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाए छोटे छोटे पकोड़े तलने लगती। उसकी हर साइज के छोटे बड़े बच्चे बारिश में छपाछप इधर से उधर भागते और वो भी सबसे नजर बचाकर वहीं निकल जाती चूल्हे के पास अपेक्षा मारकर पकोड़े खाने। मगर वो खुशी बस बस लम्हाती होती। उसे ढूंढने सारे घर में मुलाजिम दौड़ पड़ते और रोज़ी किसी जिन की तरह क्वार्टर के बरामदे में नमूदार होती। कभी जो मामा मौजूद होती तो वो अपना सर पीट लेती। क्या मिलता है तुम्हें इन जाहिल अनपढ़ और गंदे लोगों में बैठकर। और वो इस वक्त इतनी छोटी थी कि ये नहीं बता सकती थी उसे गंदे लोगों में बैठकर क्या मिलता है। सारे कप में सारे कीड़े कीड़े कपड़े भिगो लिए हैं और अगर बीमार हो गई तो रोज़ी चेंज करवाओ उसको। वो चीख कर कहती, फिर ज़ेर लब बड़बड़ाती, कैसा अजीब मिजाज है इस लड़की का। शायद मैंने यही गलती की। न जाने उन्होंने कौन सी गलती की थी। उसके अंदर तो एक ही सवाल मचलता रहता, जवाब भी यूं ही उसके लबों तक आ गया। सावन में नहाकर भी कोई बीमार होता है मम्मी। दूसरे पल उसे अपनी हमाकत का एहसास होता। मम्मी ने उसे बुरी तरह घूरा। वो वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं थी, वरना खबर तो होती कि कमरे का माहौल कब तब्दील हो गया। खुश गपियों में मसरूफ़ अफराद के तेवर क्यों बदले। अव्वल तो उनको इकट्ठा होना ही हैरान कुन था। आमिर बेहद संजीदा, तब फरीना बेहद खफा और मामा बेहद खुश। फरीना को कुछ समझाती हुई, लेकिन ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मैं इसके लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ। अनक चिड़ी फरीना उस वक्त परेशान और बौखलाई हुई थी। 9 माह ठीक ठाक कैसा होता है, खुद को तैयार कर लो। मामा के लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था, मगर अभी हमें वर्ल्ड टूर पर निकलना था। उसने मदद तरफ निगाहों से आमिर की समझ देखा। वो कंधे अचका कर रह गया। बाद में इस काबिल रह जाऊंगी मैं। वो तंग कर बोली, तुम्हें कुछ नहीं करना फरीना। मामा ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा। अभी मुझे कुछ नहीं करना, फरीना तंज़ी अंदाज में कहकर अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। मैं खुद डॉक्टर जोया से बात करूंगी, तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है फरीना। मम्मी का लहजा बेहद सख्त था। फरीना ने आमिर को देखा और पाँव पटकती हुई बाहर निकल गई। आमिर उसके पीछे लपका था, मगर मम्मा की आवाज़ पर रुक गया। वह तहकमाने लहजे में कह रही थी, मुझे बच्चा चाहिए आमिर, इसलिए तुम्हें और फरीना को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी मम्मी, वो आहिस्ती से कहकर बाहर निकल गया। बच्चा अरीज पूरी तरह चौंकी, फिर मम्मी की तरफ पलटी। मम्मी किस बच्चे की बात कर रही हैं। मम्मी ने मुस्कुराकर कुर्सी की बैग से सर टिकाकर आंखें मूंद ली और इत्मीनान भरे लहजे में गोया हुई, शी इज़ प्रेग्नेंट रियली मम्मी। और जोश में उनके करीब आ बैठी, डेट्स ग्रेट। उसे वाकई बेहद खुशी हुई थी। फरीना तैयार नहीं है, झंझट कहती हुई। अहमक उसे अभी अंदाज़ा ही नहीं है कि माँ बनना क्या है, तो क्या वो। खैर, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। ये बच्चा इस दुनिया में ज़रूर आएगा। मैं सब लहजे में गोया हुई, मम्मी आप ग्रैंड मदर बन जाएंगी। इतनी जल्दी वो जानती थी मम्मी अपनी उम्र के बारे में कितनी कॉन्शियस है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा है
लगेगा। अरीस ने हैरत से उन्हें देखा। मेकअप उस बाद धुला धुलाया चेहरे के नकूश में एक मायूस नरमी का सा तासुर था। उसे पहली बार सामने बैठी औरत माँ लगी। और तुमने क्या सोचा हैरिस? वो बहुत देर तक यूं ही उन्हें देखती रहती। अगर मम्मी बोल ना उठती। किस बारे में? वो पीछे होकर बैठ गई। शादी के बारे में। आमिर तुमसे छोटा था मगर उसे शादी कर ली है। अपने पापा का बिजनेस भी संभाले और तुम वही की वही हो रही। मम्मी ने बहुत सालों से उसके हाल से उसे उसके हाल पर छोड़ रखा है। आज फिर घेर कर बैठ गई। मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया मम्मी। वो क्यों टैक्स खर्चने लगी खुरचने लगी। तो फ़ैसला क्यों नहीं कर लेती? कितने लोग तुम में इंटरेस्टेड थे मगर तुम्हारी बेतनाई और बेरुखी की वज़ह से सब हाथ से निकल गए। आखिर तुम चाहती क्या हो? यूनिवर्सिटी तुमने छोड़ रखी है, मूड नहीं, ऑफ़िस तुम नहीं चाहती कि बिज़नेस तुम्हारा मिजाज नहीं। और कुछ नहीं तो शादी कर लो। शादी ज़रूरी है मम्मी, वो भी सारी से हो गई। बहुत ज़रूरी है और इस बात का और एक तुम्हारा तुम्हें तब होगा अंदाज़ा तब होगा जब मैं नहीं रहूँगी। मम्मी ज़ोर देकर बोली। मम्मी प्लीज़ नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अरीज माय लव। उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों से मेले में लिया। तुम्हारे पापा के बाद उनका बिस्तर मैंने संभाला था, वरना सब बर्बाद हो जाता। मैं चाहती तो शादी भी कर सकती थी मगर नहीं की। सिर्फ तुम दोनों की खातिर अब सारा बिजनेस आमिर के हाथ में है। बिजनेस की तुम्हें कोई शदीद नहीं। एजुकेशन तुमने कंप्लीट कर नहीं की। शादी तुम नहीं करना नहीं चाहती। आखिर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए क्या करूँ? ये फरीना तुम्हें हर चीज़ से बेदखल कर देगी। मम्मी आमिर मेरा भाई है। उसके लहजे में रिश्तों का मान पूरा बोल रहा था। मम्मी ने मसमल सा मुस्कुराकर हाथ मिटा लिया। तुम बहुत इनोसेंट हो रीच, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। वो खामोशी रही। तैमूर के बारे में क्या सोचा है तुमने? अच्छा है लेकिन मम्मी ने उसकी बात का कहते कि अरीज तुम किस किस्म के आइडियलिज्म का शिकार हुई? आइडियल कुछ नहीं होते, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो दोखले लोगों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए मम्मी? उसने सर उठाकर सवाल किया। एतबार तो करना पड़ता है जानू। और वो यही सोचते हुए उठ गई थी कि एतबार ही तो नहीं आता। मैं आज बहुत खुश हूँ तैमूर। खुशी नेलगो आंखों में नन्ही बच्ची की तरह खेल रही थी। तैमूर ने उसके गुलाबी लबों पर खिलते मुस्कान को देखा तो मुस्कुरा दिया। आज फिर बहुत से मसरूफ लम्हों में से चंद हमें खास इस लड़की के लिए निकाल कर लाया था। लंच पर चले? तैमूर ने कहा। तो वो जवान जो उन दिनों उस पर चिड़ी हुई थी, उस वक़्त इतनी खुशी थी कि फ़ौरन उसके साथ चलती। अपने गमों के साथ-साथ खुशी भी तैमूर के साथ शेयर करने की आदत सी पड़ गई थी। उसे खुशी का सबब जान सकता हूँ मैं? मैं फूफू बनने वाली हूँ। ओह! वो ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसने वेटर को इशारा किया और उससे खाने का पूछने लगा। एज़ यू विश। अरीज ने आराम से कह दिया। उसे न बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि तैमूर ने हर डिश उसी की पसंद की मंगवाई थी। मगर ये खुशी तो फ़रीना और आमिर की है। क्यों? मेरा उससे क्या कोई ताल्लुक नहीं? वो खफ़ा से हुई। कब तक दूसरे की खुशी में खुश होगी? तुम अपने लिए कोई फ़ैसला क्यों नहीं कर लेती? तैमूर ने अचानक कहा। वो एक पल को गड़बड़ा सी गई, फिर सँभल कर बोली। मुझे अपने मुतालिक कुछ फ़ैसला नहीं, कोई फ़ैसला नहीं करना। आज से 10 साल के बाद भी नहीं। अज़ीज़ हँस दी। तुम्हें क्या लगता है आज से 10 साल बाद तुम यहाँ बैठे मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि हो भी तो सकता है। उसने टटोलती निगाहों से अरीज को देखा। मोहब्बतों में बड़ी गुंजाइश होती है नहीं तैमूर? वो संजीदा से हुई। हमारे तिबके के मर्दों की मोहब्बत में गुंजाइश ही तो नहीं होती। नीली आंखों के बाद काली आंखों के सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। 2 साल भी नहीं लगते, मोहब्बत दम तोड़ देती है। इतनी बेतबारी कहाँ से आ गई है तुम्हारे अंदर? वो खामोशी से वेटर को सर्व करते देखती रही। वेटर गया तो मुस्कुराकर बात बदल दी। पता है तैमूर, जब मम्मी ने ये खबर सुनाई कि मैं फूफो बनने वाली हूँ तो मुझे लगा खुदा अभी हम लोगों से मायूस नहीं हुआ। फरीना जो भी कहे लेकिन वो मेरे लिए बहुत अहम होगा। मुझे तो अभी उससे से उसे उसका बहुत अभी से उसका बहुत इंतज़ार है। वो खाने के दौरान मुसलसल अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी। तैमूर खामोश हो गया। तब ही वहीं उन्होंने रुबाब और जमशेद को देखा। वो उन्हें देखे बिना दूसरे कोने में चले गए। रुबाब और जमशेद अब हमेशा साथ नजर आते हैं। तैमूर यूं ही तबसरा किया। हाँ, जिम को रुबाब से मोहब्बत है हो गई है। वो हंस गया। दी बेहद तंजियाँ हंसी थी, फिर संजीदा होते हुए पूछने लगी। तैमूर, लोगों को इतने बार मोहब्बत कैसे हो जाती है? मुझे अगर मालूम होता कि मेरा वास्ता अरीज उस्मान से पढ़ने वाला है तो मैं बिजनेस में डिग्री लेने के बजाय मोहब्बत में पीएचडी कर लेता था। और बेचारगी से गोया हुआ तो अरीज खिलखिला कर हंसती। सॉरी तैमूर, मैं हमेशा तुम्हें यूं ही बोर कर देती हूँ। तैमूर ने कतरे गौर से उसे देखा। वाइट जीन्स और पिंक टी शर्ट में वो हमेशा से ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। वो मुस्कुराया। तुम्हारे साथ में कभी बोर नहीं होता? अरीज मुस्कुराकर प्लेट पर झुक गई। गर्मियों के लंबे बेकैफ से दिन थे। रुबाब और जमशेद का अफेयर जोरों पर था।
फवाद हायर स्टडी के लिए बाहर चला गया था। तैमूर अपना साथी बिज़नेस एस्टेब्लिश करने में मसरूफ़ था। फिर भी हर दूसरे दिन वक़्त निकाल कर उससे मिलने चला आता। मम्मी और आमिर बिज़नेस में मगन थे और फ़रीना बेहद चिड़चिड़ी और बदमिज़ाज हो गई। अपनी ज़रा भी केयर नहीं करती थी। जैसे-जैसे वक़्त करीब आ रहा था, वो कुछ और लापरवाह हुई जा रही थी। एसी की कूलिंग में भी उसे गर्मी लगती। हल्के-हल्के कपड़ों के लंबे-लंबे गाउन पहनकर अपने कमरे में घुसी अपनी फ्रेंड्स के सामने मम्मी को गालियाँ देती रहती। एक वो थी, अदन के इस्तकबाल की तैयारियों में मगन थी। एक छोटा-सा कमरा किसी खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था। हर खूबसूरत और कीमती चीज़ खरीद कर उसने कमरे में भर दिया था। मम्मी उसके जुनून पर मुस्कुराती और फ़रीना मज़ीद बेज़ार हो जाती। न जाने क्यों उसे आने वाले बच्चे से चिढ़ थी। उसके बेढंगे फैले हुए वजूद को देखकर आमिर को उकताहट होने लगती थी। उन्हीं दिनों जब सब बेहद मसरूफ़ थे, उसे नुमान मिल गया। उसका यूनिवर्सिटी फ़ेलो, उसे अभी तक जॉब नहीं मिली थी। उस शायर सिफ़्ट इंसान ने एक फ्लावर शॉप खोल ली थी। बातों-बातों में उसने बताया कि साबका सेल्स गर्ल जॉब छोड़कर चली गई है। नुमान मैं क्यों ना काम कर लूँ उसकी जगह, वो एकदम बोली तो नुमान सर थाम कर रह गया। हर ऊट-पटांग काम तुम्हें क्यों अच्छा लगता है अरीज बीबी? क्या हर्ज है? अरीज उस्मान अब फूल बेचेगी। कुछ होश हवा की दवा लें मोहतरमा। आपको तो पता नहीं, लेकिन अगर आपकी मम्मी को पता चल गया तो वो मुझे मेरी दुकान समेत बर्बाद कर देंगी। कुछ भी नहीं होगा। वो इतनी मसरूफ़ हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो हर खूबसूरत सूरत पर तजुर्बा करना चाहती थी, तो अपने ऑफिस में कोई अपने मतलब की जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती। वो झुंझलाया तो अरीज खफा हो गई। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो मैं ज़्यादा पे नहीं कर सकूंगा। नुमान मजबूर होकर बोला, तुम कुछ भी मत देना। वो खुश हो गई और फिर एक मसरूफ़ियत हाथ आ गई। हालाँकि अगर मम्मी या आमिर को पता चल जाता तो वो हशर करते कि वो याद ही करती। उन्हीं दिनों शॉप पर वो नौजवान आया। वो सादा और खामोश नौजवान एक खुला गुलाब खरीदता और वहीं दरवाजे के बाहर छोड़कर चला जाता था। पहले दिन नुमान अंदर आया। उसके हाथ में डंडी वाला गुलाब था। ये बाहर गिरा था। ये तो उसने हैरत से गुलाब स्टोर से बाहर सुनसान सड़क पर निगाह दौड़ाई, फिर खामोश हो गई और ये मामूल सा बन गया। उसने एक दिन हैरान होकर नुमान से पूछा, अगर उसे फूल यहीं छोड़ कर जाना है होता है तो खरीदता क्यों है? वो कंधे अचकाकर आराम से कहने लगी, एक से एक बढ़कर अब एक खुद इस दुनिया में मौजूद है, तो हमें तो अपना काम करना है। मगर वो रह ना पाई तो एक दिन पूछ ही बैठी और इसका जवाब वो बस हैरत से उसे जाता जाता देखती रही। और उसी शाम तैमूर के साथ आइसक्रीम खाते हुए उसने बेख्तियार पूछा था, ऐसा नहीं लगता तैमूर मिडिल क्लास का मर्द खालिस मोहब्बत कर सकता है? गाड़ी से टेक लगाकर खड़े खड़े तैमूर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो गाड़ी की बोन पर चढ़ी टांग पर टांग रखे लापरवाही से खा रही थी। उसके के बाल हुए हवा की शरारत से बिखरे जा रहे थे। आखिर वो कौन सा जज्बा है जो मुझे इस लड़की की नापसंदीदा बात भी बर्दाश्त करने पर मजबूर कर देता है? ये हमदर्दी, मरवत या मजबूरी? नहीं तो फिर क्या ये मोहब्बत नहीं है? अगर है तो उसे इसका एहसास क्यों नहीं होता? मोहब्बत उसके सामने मुस्कुराती है और वो उसे यहाँ वहाँ तलाशती फिर रही है। मगर तैमूर अफंदी को भी जिद सी हो जली थी। वो बताने का नहीं, उसे खुद उसे खोजना होगा। ए मेरी बात का जवाब नहीं दिया? तुम फ्लावर शॉप पर क्या कर रही हो? ये उसकी बात का जवाब नहीं था, मगर वो सिर्फ रटा गई। सारी दुनिया बेखबर हो सकती है मगर ये तैमूर अफंदी। मगर वो लापरवाही से कंधे अचकाकर बोली, यूं ही जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, कुछ दिनों में छोड़ दूंगी। मगर वो मेरा सवाल, उसने फौरन बात बदली, क्या दे सकता हूँ ये मिडिल क्लास मर्द एक औरत को? महदूद सोच, महदूद जहन, मसाइल का अंबार, हर रोज़ बिगड़ता बहस, बजट, तंग नजरी और बच्चों की लाइन। उसके बावजूद तैमूर, मुझे लगता है वो एक दूसरे से वफा कर सकते हैं। उसके पास अब भी वक़्त है। अरीज अब भी वहीं अटकी थी। मजबूरन एक दूसरे के साथ बंधे रहना वफा नहीं है अरीज। वफा तो ये है कि सारे रास्ते खुले हों और इंसान फिर भी कहीं ना जा सके। मोहब्बत पहले लम्हे में अपनी तकमील कर लेती है अरीज। इसके लिए लंबे चौड़े वक़्त की भी ज़रूरत नहीं। तैमूर का लहजा संजीदा और खूबसूरत था। अरीज का एक पल को थम सी गई। फिर भी तैमूर, उसके जहन में वो अजनबी नौजवान अटका था। तैमूर ने मुड़कर दोनों हाथ उसके दाएं पाए गाड़ी पर टिकाए और बराह रास्त उन नीली झीलों में झांकते हुए बोला, मोहब्बत किसी तिबके की मिरास नहीं अरीज उस्मान। मोहब्बत करने के लिए एक खालिस, सच्चा और खड़ा दिल चाहिए होता है, जो किसी के पास भी हो सकता है, जो किसी के पास भी हो सकता है, कोई मिल ख्वाह वो कोई मिल ऑनर हो या स्कूल मास्टर। अरीज उसका एक लफ्ज़ भी ना सुन पाई थी। बस एक मरहम गंभीर मगर मजबूत लहजा था। वो उसके इतना करीब था कि उसके वजूद से फूटती खुशबू ने अरीज को अपने हसार में ले लिया। उसके हथेलियों पर पसीना सा उतर आया। तब उन्होंने उसके चेहरे के गिलानीपन और
लबों के किनारे उतरी हल्की सी कपकपाहट को देखा तो वो मुबहम से मुस्कुराकर पीछे हट गया। गाड़ी के ऊपर से अपने ग्लासेस उठाते हुए नॉर्मल से लहजे में गोया हुआ, चलो तो मैं किसी से मिलवाता हूँ। वो खामोशी से गाड़ी में आ बैठी। वो अभी तक मत थे थे कहीं कई बार डांस पार्टी में जमशेद और फवाद के साथ उसने रक्स किया था, मगर किसी की गुर्बत की उसके अंदर जमी बर्फ को पिघला न सकी थी। मगर ये तैमूर, उसे चाहने के बावजूद नजरों का राजावे बदल कर तैमूर की सुंदरता देखा। मैं इस खामोशी से सामने नजरें जमाए बैठी रही। गाड़ी खूबसूरत और शानदार बंगले की पोर्च में रुकी तो एक गर्म दिन की निस्बतन खुशगवार शाम खूबसूरत लॉन में उतर रही थी। ये कहाँ ले आए हो तैमूर? आओ आओ तो अभी मिलवाता हूँ। लॉन में जूस पीते दोनों अफराद खुशगवार से मुस्कुराहट के साथ इकबाल को खड़े हो गए। रहे नसीब, आज तैमूर साहब कहाँ से रास्ता भूल पड़े। मर्द की आवाज़ उसकी शख्सियत की तरह भरपूर और जानदार थी, जबकि औरत बेहद नाजुक, खूबसूरत और कोमल थी। फिर उसके लबों पर खिलती भरपूर मुस्कुराहट। भाई, आज संडे था, मुझे लगा भाभी ने अपने हाथों से कुछ इस्तेमाम किया होगा। तैमूर ने हंसते हुए कहा, इस्तेमाम तो नहीं, मगर तुम्हारे तफील हमें कुछ भी हमें भी कुछ नसीब हो जाएगा। वो हंस दिए। अरीज, ये ज़हीर भाई हैं। हैं मैं जो अपना नॉर्मल बिजनेस का स्टार्ट करा हूँ, उसमें यही मेरे पार्टनर्स हैं। और ये उनकी वाइफ डॉक्टर ताबिंदा ज़हीर हैं। और ये क्या हुआ, बाहर की हैं? ये क्या हवा बहार की है? अरीज का तारुफ न करवाने पर ज़हीर ने हंसते हुए पूछा, ओह सॉरी, ये अरीज है। तैमूर ने तारुफ करवाया, खासा मुबहम सा तारुफ। बहरहाल कैसी हो अरीज? डॉक्टर तबिंदा ने मुस्कुरा कर पूछा। आई एम फाइन, वो कहकर तैमूर को देखने लगी। न जाने वो उसे यहाँ क्यों लाया था। और वो ज़हीर बातों में मगन हो गए थे। डॉक्टर ज़मींदा उसका हाथ थाम लिया। आओ हम किचन में चलते हैं। अरीज को याद नहीं उसने आखिरी बार अपने घर का किचन कब देखा था। और अब तमिंदा ने किचन में रात के खाने की तैयारी करते खानसमा को मार्केट कुछ चीज़ों के लिस्ट देकर भेज दिया और ख़ुद फ्रीज़र खोलकर अंदर से चीज़ें निकालने लगी। क्या करती हो तुम? वो जो सजे सजाए किचन का जायजा लिए मसरूफ़ थी, चौंक गई। कुछ भी नहीं तैमूर, तुम्हारा कज़न है। नहीं, फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड, वो मुस्कुराकर पूछने लगी। अरीज बसम सी उन्हें देखने लगी। आखिर उस सवाल का जवाब था, उसका सवाल का क्या जवाब दे दी? वो भी गोया उसका तबस्सुम पा गई। तब ही मुड़कर बड़ नज़र आने लगी। आप खुद ही कुकिंग करेंगी? आमतौर पर तो वक़्त ही नहीं मिलता। सुबह हॉस्पिटल, शाम में क्लिनिक, फिर ज़हीर भी बहुत मसरूफ़ होते हैं। बस कभी-कभार ही बैठने का मौका मिलता है। इसलिए ज़हीर घर पर हों तो मैं उनके लिए अपने हाथों से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। वैसे मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। तो मेरे को मेरे हाथों के कीमे के कबाब बहुत पसंद है। अभी भी वही बना रही हूँ। आपके बच्चे? उसने यूँ ही बढ़ाए बात की, लेकिन डॉक्टर तमिंदा का मुस्कुराता चेहरा तारीक हो गया। हमारी औलाद नहीं है। ओह! आई एम सॉरी, वो शर्मिंदा से होगी। इट्स ओके, हमें तो 10 साल हो गए। इस हकीकत को तस्लीम किए हुए उन्होंने फ्राइंग पैन चूल्हे पर रखकर फ्रिज से केक निकालकर ट्रॉली में रखा। 10 साल? आपकी शादी को इतना अरसा हो गया है? अरीज की हैरत सी हुई। देखने में वो ख़ास पिंक नज़र आ रही थी। हाँ, और शादी के कुछ अरसे के बाद ही मुझे मालूम हो गया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ज़हीर भाई को भी मालूम है। ज़ाहिर है मैं उनसे छुपा तो नहीं सकती थी। बस उसके उसके बाद ही उन्होंने मेरा मेडिकल में एडमिशन करवा दिया ताकि मैं मसरूफ़ हो जाऊँ। मुझे उसके बारे में सोचने का भी वक़्त ना मिले। हालाँकि जो कि है वो उसे सोचने के लिए वो वक़्त निकालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। उनका लहज़ा फीका-सा था और वो बेहद मथीर से सोच रही थी। उसके बावजूद ज़हीर उस औरत के साथ 10 साल गुज़ार दिए। मैंने बहुत चाहा कि ज़हीर दूसरी शादी कर ले। तमिंदा बता रही थी। मैं बख़ुशी इजाज़त देने को तैयार थी, मगर मेरी कोई ज़िद, कोई दलील उनकी मोहब्बत को हरा न सकी। न जाने कैसी मोहब्बत है उनकी। वो कहती हैं, तुम इस कमी के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकती हो तो मैं क्यों नहीं? अगर खुदा ने औलाद देना होती तो तुमसे ही दे देता। तविंदा रोल तलने लगी। वो मेज़ की सतह पर नज़रें जमाए न जाने क्या सोच में डूब गई। मैं भी क्या बातें लेके बैठी हूँ। तुम बताओ, कहीं एंगेज्ड हो? डॉक्टर तमिंदा ने बात बदली। नहीं, अरीज ने मुख्तसर कहा, पर फिर पूछने लगी, आप कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? ऐसा ये तो चाहते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि वो दूसरी शादी कर लें। अपनी औलाद की बात और होती है। देखिए, हम दोनों में से किसकी मोहब्बत जीती है? बेगम साहिबा कुछ रहम करें मेहमानों पर, या उन्हें यूं ही भगाने का इरादा है? ज़हीर किचन में झांक कर बोला, बस मैं अभी लेकर आई 2 मिनट। बातों में वक़्त गुज़रने का एहसास ही नहीं हुआ। उन्होंने कबाब और रोल ट्रॉली में सजाए। आपके ससुराल वाला रीछ वहीं अटकी थी। सारे ज़माना एक तरफ और ज़हीर की मोहब्बत एक तरफ। डॉक्टर तबीना के लहज़े में तफ़ाख़ुर सा उमड़ आया। और चाय पीते हैं?
आओ चाय पीते हैं। वो खामोश सी उनके साथ बाहर आ गई। तैमूर ने बाहर अब एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। वो नज़रअंदाज करके तमिंदा के साथ बातें करने लगी। वापसी पर तमिंदा ने बहुत इसरार के साथ उसे दोबारा आने का कहा था। तैमूर ने उसकी तरफ से अगले वीकेंड पर आने का वादा कर लिया। कैसे लगे ये लोग तुम्हें? वापसी पर तैमूर ने पूछा था। वेरी नाइस। उसने तो ईमानदारी से इतराफ़ किया कि अगले वीकेंड पर चलोगी? देखेंगे। वो रुख मोड़कर बाहर देखने लगी। वो जानती थी कि तैमूर उसे क्या यहाँ क्यों बुलाया था। तैमूर ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था? अगली सुबह एक नई खबर उसकी मुंतज़र थी। रुबाब को फ़वाद ने प्रपोज़ किया है। उसने फ़वाद का प्रपोज़ल कबूल कर लिया है। हम जमशेद बेहद डिस्टर्ब था और हमेशा की तरह उसके आंसू अरीज को ही साफ़ करने थे। उसे फ़ोन करके नुमान से माज़रत की और जमशेद की तरफ आ गई, जो अपने बेडरूम में हुलिया बिगाड़ने अपने जले हुए दिल को गरम-गरम तल्ख़ कॉफ़ी से कुछ और जला रहा था। अरीज ने पर्दे हटाकर बेडरूम के सेट ज़दा माहौल को बदलने के लिए कोशिश की सी डीसी प्लेयर मैं रोती-धोती सी सीडी निकालकर स्पाइसी गर्ल का नया एल्बम लगाकर वॉल्यूम फुल कर दिया। फिर उसके हाथ से मग छीनते हुए बोली, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तुम मेरा मज़ाक उड़ाने आई हो? जमशेद की सुर्ख आंखों में खुफकी उतर आई। नहीं, तुम्हें तसल्ली देने के ठीक 2 माह बाद तुम्हारा रिश्ता कोई सुनहरी बालों या काली आंखों वाली रॉक्स ले गई तो तुम्हें रुबाब याद नहीं भी नहीं आएगी। इसलिए ड्रामा मत करो। उसने कप साइड टेबल पर पटका। तुम इतनी शफाक क्यों हो गई हो अरीज? मैंने रुबाब से वाकई मोहब्बत की थी। तुम्हें हर लड़की से वाकई मोहब्बत हो जाती है, इस तीसरी से भी हो जाएगी। इसलिए फ़ौरन उठ जाओ। उस गर्म शाम उन्होंने आइसक्रीम खानी पर कम पिघलाई ज़्यादा थी। वो बात पे बात उसका तज़क्र कर रहा था। वापसी पर जमशेद ने वायलिन पर उससे कई खूबसूरत धुनें सुनाई। वो गुम सी हो गई। कितना अरसा हो गया उसे। वो ख्वाब दोबारा नहीं आया था और वो धुन उसकी जहन में कुछ भी नहीं आया था। बस एक एहसास सा था। जमशेद का वायलिन खामोश हो गया तो वो खामोश उठ गई और अचानक क्या सोचकर उसने बाप को फ़ोन किया। वो मसरूर सी वफ़ात के प्रपोज़ल के बारे में बताने लगी। लेकिन रुबाब तो तुम तो जमशेद से मोहब्बत करती थी। हाँ, करती थी। वो हंस दी। दरअसल तब जमशेद कह रहा था कि उसकी डैडी के साथ उसकी सुलह होने वाली है। लेकिन अब पता चला है कि उसके डैडी उससे तंग आ गए हैं। ऐसे आग करने वाले हैं। फिर फवाद का प्रपोज़ल आ गया और तुम्हें तो पता है यार, उसकी फैमिली क्या चीज़ है। खुद उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। मम्मा का ख्याल है मेरे लिए फवाद ठीक रहेगा। वो अमेरिका से आ जाए तब एंगेजमेंट होगी। अरीस ने गुड बाय कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया और सोचने लगी, फवाद के वापस आने तक अगर रुबाब को कोई और फवाद से बेहतर मिल गया तो क्या वो फवाद को भी भूल जाएगी? उन्हीं सोचों में उलझती वो घर पहुंची तो मुलाजमा ने बताया कि आमिर और मम्मी फरीना को लेकर हॉस्पिटल गए। वो तो सुबह से ही चले गए थे। वो पेशानी पर हाथ मारकर रह गई। सवालिया 16 अगस्त थी और डॉक्टर ने फरीना को यही डेट बताई। उसने फरीना के लिए डेट सारी फूल खरीदे और अस्पताल की मम्मी और आमिर और वेटिंग रूम में थे। मम्मी वो उनके करीब जा रही। मम्मी ने सर उठाकर उसे देखा, फिर आशिकी से गोया हुई। फरीना की हालत ठीक नहीं है। ओह गॉड! अरीज से मसमल से आमिर को देखा और फिर उसके बालों पर उंगलियां फेरते हुए तसल्ली अमेज अंदाज में बोली, डोंट वरी आमिर, सब ठीक हो जाएगा। आमिर ने यूं ही इस बात में सर हिलाया, उठकर उधर से कर लगाने लगा। मगर मम्मी, डॉक्टर तो कहती हैं थी कि मम्मी उसकी बात सुनने के बजाय बाहर आई। डॉक्टर शफा और तारक की तरफ मतवज्जा होंगी। वो उनके करीब आकर रुक गई। आई एम सॉरी मिसेस उस्मान, हम बेबी को नहीं बचा सके। बेटा था मगर मुर्दा। अरीज को लगा सारी कायनात थम गई। उसने पल पल उसका इंतजार किया था। उसे लगता था ये बच्चा उनके घर की फ़ज़ा को खुशगवार बना देगा। ये नहीं हो सकता। उसके हाथ से फूल गिरकर फर्श से बिखर गए। फरीना ठीक है? आमिर पूछ रहा था। यस, शी इज़ ऑलराइट। वो 2 कदम पीछे हटी। उसके बेयकीन निगाहों ने सामने खड़े तीनों अफराद के मखमू परेशान चेहरों को देखा और भागती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। तो ये था आज के नॉवल का पार्ट 10। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाने लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।